एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो दूसरी तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन बाजार भी मुस्कुराता नजर आया। लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में बाजार की चाल कैसी रहती है और ऐसे माहौल में निवेश की सटीक रणनीति क्या हो, आज हम एक्सपर्ट से यही समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे एक्सपर्ट से वॉर और वेल्थ का पूरा गणित। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमान के साथ। भारत ने पहलगाम हमले का जोरदार तरीके से बदला लिया है। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और उन्हें ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय बाजार मुस्कुरा उठा है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भारत के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान क्या जवाब देगा। बात अगर स्ट्राइक्स पर खत्म हुई तब तो बाजार अपने हिसाब से रिएक्शन तय करेगा, लेकिन अगर युद्ध सरी के हालात तक बात पहुंची तो उस सूरत में बाजार कैसी चाल चलेगा, इसके लिए हमें पुराने युद्धों का आकलन करना होगा। इसे समझने के लिए बात करते हैं 1999 के कारगिल वॉर की। कारगिल युद्ध के दौरान 3 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ का पता चला। 5 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कैप्टन सौरभ कालिया और टीम को बंधक बना लिया। यहीं से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। 26 मई को भारतीय वायुसेना की ओर से हवाई हमले शुरू हुए। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारत को जीत मिली। यानी 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल वॉर हुआ। ये वॉर 84 दिनों तक चला। इस दौर में बाजार की कैसी चाल रही, इसे भी जान लीजिए। कारगिल युद्ध के दौरान सेंसेक्स ने 37% का रिटर्न दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 25% का मुनाफा दिया। निफ्टी 500 ने 34%, S&P 500 ने 2% का मुनाफा दिया। वहीं गोल्ड फ्यूचर्स 11% तक लुढ़क गया। आंकड़े बताते हैं कि वॉर के दौरान बाजार में तगड़ी तेजी देखने को मिली। युद्ध की शुरुआत से ही बाजार ने तेज दौड़ लगाई। सेंसेक्स 3,378 से 4,687 तक भागा। सेंसेक्स में कुल 37% की तेजी दिखी, जबकि इस दौरान अमेरिकी बाजार सिर्फ 2% बढ़े। युद्ध के दौरान बढ़ने वाला गोल्ड भी 11% गिरा। अब आपको बताते हैं कि किन शेयर और सेक्टर्स में तगड़ी तेजी देखने को मिली। ज्यादातर मजबूत क्वालिटी के लार्ज कैप शेयर भागे। मिड स्मॉल कैप शेयरों के साथ ऑटो और इंजीनियरिंग शेयरों ने आउट परफॉर्म किया। टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा 92% उछला, जबकि बैंकिंग सेक्टर बेहद मजबूत रहा। ऐसा नहीं है कि बाजार में एक तरफा तेजी दिखी, बीच बीच में झटके भी दिखे। युद्ध के दौरान 84 दिनों में 1 से 2% का उतार चढ़ाव मामूली बात है, लेकिन सिर्फ 20 से 28 मई 1999 के दौरान बड़ी गिरावट आई। 8 दिनों में सेंसेक्स 12.5% लुढ़का और युद्ध खत्म होने तक न सिर्फ इस गिरावट की रिकवरी हुई, बल्कि सेंसेक्स में 37% की तेजी रही। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद बाजार की चाल की बात करें तो एक हफ्ते में 2.4% की गिरावट हुई। एक महीने बाद 4.43% की तेजी दिखी, जो 3 महीने बाद 5.32% तक पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि ऐसे माहौल में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसे भी जान लीजिए। युद्ध के हालात हुए तो उस दौरान बड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बेहद हल्की रखें। बड़ी गिरावट हो तो निवेश के लिए अच्छा मौका, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद बाजार पॉजिटिव रहते हैं। फिलहाल आज की स्ट्राइक के बाद तो बाजार ने भी सेना और सरकार के साहस को हरे निशान के साथ सैल्यूट किया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में दोनों ओर के रिएक्शंस पर नजर रखना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और फिलहाल हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं त्रिदीप भट्टाचार्य जी का, जो कि प्रेसिडेंट एंड CIO है इक्विटीज एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स के। बहुत बहुत स्वागत है भट्टाचार्य जी आपका शो पे।
हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका शो पे। और हमारे साथ हैं संजय सिन्हा साहब, फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स के। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा सर आपका भी शो पे। भट्टाचार्य जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं सर आप जिन पे आपकी नज़र रहेगी अगर मार्केट रेजिलियंस को इस वक्त समझना हो कि कितना रेजिलियंट रहेगा कितना नहीं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे सर जिन पर आपकी नज़र होगी, खासतौर से टेंशन्स के एस्केलेशन के मद्देनज़र? जी। मेरे ख्याल में अभी अगर ये सवाल आपने साल के शुरुआत में पूछा होता तो मैं कहता कि ट्रंप की नीति क्या होने वाली है, हमारी खुद की स्पेंडिंग क्या होने वाली है, और हमारे पिछले एक साल से जो अर्निंग्स नीचे गिर रहे थे उनका क्या नतीजा आने वाला है, इन तीन पे नजर होता। लेकिन अभी हम वहां से काफी आगे निकल आए हैं। अभी वहां से हम लोग को ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में अच्छा खासा पता है। हमें अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स में कितना कैपेक्स में कितना कंजम्पशन में वो पता है, लेकिन हमारे अर्निंग्स खुद अभी वापस नहीं आए हैं। और उसके साथ में एक और नया फैक्टर जुड़ गया है, वो है इंडियो पाकिस्तान के टेंशन का। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आप पाइएगा कि विद इन 1 मंथ मार्केट ये ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज जिसको हम कहते हैं, इसको साइज अप करके आगे बढ़ जाता है। और यहाँ इस बार भी हमें वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। अभी जहां हम हैं वहां से अगर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा रिटेलिएटरी एक रिएक्शन नहीं आता है, मेरे ख्याल में जो वर्स्ट रिएक्शन था पिछले 1-2 दिन में, पिछले एक वीक में जो हमने को देखने को मिला, वो हो चुका है। इसके आगे मार्केट डिपेंड करेगा कि कितने हद तक अर्निंग्स कब वापस आते हैं, किस सूरत में वापस आते हैं और कितना इम्पैक्ट होता है। इन चीजों का हमारे ऊपर ध्यान रहेगा, सबसे सर्वप्रथम अर्निंग्स का। एब्सोल्युटली सर। और बहुत इंपॉर्टेंट ये असेसमेंट है मार्केट इम्पैक्ट्स के। अगर आप डेटा देखेंगे उठा के तो ऐसा लगा है कि जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल पैटर्न्स दिखे हैं रेजिलियंस के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में, वो यही सजेस्ट करते हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान 18 से 28 सितंबर के बीच में जब हमला हुआ और उसके बाद हमने स्ट्राइक करे, उस दौरान अगर आप फ्रॉम द डे ऑफ अटैक टिल द स्ट्राइक देखेंगे आप मार्केट मूवमेंट, तो -0.3 रहा। इसके अलावा ऑन द डे ऑफ द स्ट्राइक ये 0.4% रहा। लेकिन जस्ट 1 ईयर आफ्टर द स्ट्राइक 11.3% का मूव था। इसी तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी 14 से 26 फरवरी के बीच में फ्रॉम द डे ऑफ द अटैक टिल स्ट्राइक हमने 0.8% देखा। ऑन द डे ऑफ द स्ट्राइक -0.4%। और एक साल के बाद अगर आप आकलन करेंगे मूवमेंट का तो लगभग 9%, 8.9% के आसपास रहा। कारगिल वॉर का भी हमने आपको दिखाया था, उसके आप जब हम बातचीत कर रहे होंगे उसके साथ साथ में आप जो हमारे डेटा हैं वो आप ग्राफिक्स के ज़रिए देख रहे होंगे। लेकिन फिरोज जी, थोड़ा सा अभी आप क्या सलाह देंगे? क्या मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था वो हो चुका है, सब कुछ डिस्काउंटेड है, या अभी भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर निवेश की रणनीति के नजरिए से नजर रखनी है? फिरोज जी। दीपक सर, देखिए, गुड इवनिंग। जैसे आपने फरमाया कि यार जब ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज होती हैं इंडिया के जो कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 4-5 इंस्टेंसेस में माना कि 1-2%, 3% की नीजर रिएक्शन भी देखी गई पहले हफ्ते में, फिर रिकवर कर गया। बाय द टाइम थिंग्स सबसाइडेड, मार्केट ऊपर आ गई या फिर -2, -3 के इर्द गिर्द रही। मार्केट की अगर आप चाल देखें तो अगर हम 15-16% की वॉलेटिलिटी, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन को मेजर करते हैं, तो दिन का 0.8%, 0.75% मूवमेंट तो मिनिमम होता ही होता है। अब आपने काफी लोग कह जाते हैं कि यार मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ गई। बढ़ना का ये मतलब है कि दिन की 0.75 तो इनबिल्ट है, उसकी अगर 2-2% रोज मूव कर रही हो तो तब कोई कहे कि यार ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो मैं मानता हूं। इंडिया की मार्केट की वॉलेटिलिटी सबसे कम है। आप S&P 500 की स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करें एक्सेल शीट पे और निफ्टी की कैलकुलेट करें तो आपको ये क्लियरली न्यूमेरिकली एस्टैब्लिश हो जाएगा कि S&P 500 जैसी इन वर्ल्ड की 50% मार्केट कैप को होल्ड करता है S&P 500, उसकी वॉलेटिलिटी हमारे से ज्यादा है निफ्टी जो 3% होल्ड करता है। सो पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि जो ये वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं वो बहुत नॉर्मल है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या देखना चाहिए ऐसे समय में निफ्टी या फिर रणनीति क्या निवेश की हो? मेरे हिसाब से आप देखें 21,800 पे भी मैं आपके शो में एक बार आया था मार्च के महीने में कि कहा था कि भाई इट्स अ स्क्रीमिंग बाय। अब आप देख रहे हैं 24,420 रुपीज की क्लोज है आज।
तो आप अगर 4-5-7% की गिरावट संभाल सकते हैं तो उससे ज्यादा की मेरे हिसाब से सस्टेनेबल गिरावट की उम्मीद कम है। आप डेरिवेटिव मार्केट पे तवज्जो दें तो ये शॉकिंग है कि ऐसे स्ट्राइक के बाद कल की एक्सपायरी का जो आप अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे 24,400 का पुट 24,300 का पुट 50-60 रुपए पे चल रहा है कल की एक्सपायरी का, स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर टाइम। दिस इज वेरी अनयूजुअल। तो डेरिवेटिव मार्केट ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि उसकी उम्मीदें ज्यादा वॉलेटिलिटी की नहीं है। और आज आप इंडिया विक्स देखते हैं जो मंथ एंड के एक्सपायरी के ऑप्शंस को लेके कैलकुलेट करते हैं वो भी 17-18% पे है। तो आई डोंट थिंक द डेरिवेटिव मार्केट इज इंडिकेटिंग अ शार्प फॉल। एंड अर्निंग्स जैसे सर ने भी कहा कि अर्निंग्स थोड़ी ना मायूसी सी है। 66% ऑफ निफ्टी हैज गिवन अर्निंग्स। ऑलमोस्ट 26 कंपनियों ने निफ्टी की अर्निंग दे दी है। 3.9% की ग्रोथ आई है। निफ्टी 26 कंपनी जिन्होंने दिया है 186 रुपीज की वेटेड एवरेज अर्निंग है। और 160 रुपए की उम्मीद है, तब जाके 1154 का जो अर्निंग टारगेट है फॉर दिस ईयर हमारा पूरा होने की संभावना है। ऑल राइट सर। सिन्हा सर, अब आपके पास आ रहा हूँ। मैं ऑपरेशन सिंदूर की ही बात करूं। अब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि भारत ने जो सोचा था अब उसके बाद कोई गुंजाइश बची है, क्योंकि इस बार हमने वो किया जो हमने आज तक नहीं किया। डीप पेनिट्रेशन किया इनटू मेनलैंड पाकिस्तान, आज तक नहीं हुआ था। पीयूके में हम जा रहे थे, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन इस बार हम जिसको कहा जाता है पंजाब में घुस के हमने जो टारगेटिंग है वो की है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो टारगेटिंग है इस बार वो हाई वैल्यू टेररिस्ट लीडरशिप हब की है हमने। मतलब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जितने हैं जो कि क्रिटिकल हैं वहाँ के टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, हमने वहाँ जाके किया है। तो ऐसा नहीं है सर कि अब भारत की तरफ से कुछ बचा हुआ हो, ले देकर अब जो बचा है वो पाकिस्तान की तरफ से है। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आता है, जैसी खबरें मिल रही हैं कि साहब वहाँ हमने सो कॉल्ड ऑथराइज कर दिया है आर्मी को। हालांकि ये जुमला ही है, आर्मी तो ऑथराइज करती है वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपको क्या कहना है, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि हमने ऑथराइज कर दिया है। तो अगर वहाँ से एस्केलेशन हुआ या नहीं हुआ, दोनों ही सूरतों में आप निवेश की आगे रणनीति बताइए सर। आप दोनों सूरतों में एस्केलेशन हुआ या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में अब निवेश की रणनीति आगे क्या होनी चाहिए? सिन्हा सर। तो देखिए, आपको ये जो सिनेरियो है इसको 3 भाग में बांट देना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, मीडियम टर्म में क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की प्रोजेक्शन देखें तो नियर पास्ट में 2 बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। एक जब रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई की और दूसरा जब इजराइल और हमास के बीच जो इशू था वो बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि इन दोनों इश्यूज में शॉर्ट टर्म में भले मार्केट में गिरावट आई हो, लेकिन कुछ समय के बाद मार्केट ने इसको अपने लेवल में डिस्काउंट कर लिया और अपने चाल पे चलने लगा। तो ये जो 2 सिनेरियो हमारे सामने है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन हो या उनकी तरफ से कुछ एक्शन हो, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में उसका कुछ नेगेटिव असर हो सकता है। लेकिन मीडियम टर्म में क्या होगा, देखिए जिस तरह की हमारी मिलिट्री की कैपेबिलिटी है और जो पाकिस्तान की मिलिट्री की कैपेबिलिटी है, मैं नहीं समझता कि हम दोनों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। तो कुछ ना कुछ कंक्लूसिव, और हमारे हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट कभी बहुत ज़्यादा लंबे समय के रहे नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मीडियम टर्म में इस कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो इसका असर पड़ेगा। रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में देखिए मैं समझता हूँ कि जो फैक्टर्स त्रिदीप ने आउटलाइन किए कि अर्निंग्स का प्रभाव कैसा रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो 90 दिन का पॉज ट्रंप ने अनाउंस किया है और उन 90 दिन के बाद फाइनल क्या रूप लेता है वो टैरिफ का स्ट्रक्चर, उसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या उतार चढ़ाव आती है, उसका असर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भारत की इकोनॉमी है जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ज़्यादा निर्धारित है, वो कंजम्पशन किस तरह से रिवाइव होती है, मॉनसून का असर उस पर कैसा होता है, इन सब फैक्टर्स का मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में भारत के मार्केट्स पर असर ज़्यादा होगा। तो आपको इस समय में कैसी रणनीति बनानी चाहिए? तो देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आपको गिरावट
मिलती है किसी भी टेंशन के कारण, तो आपको ये मान के चलना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर है। ओके। और अगर आप थोड़ी सी नेगेटिव रूप में भी देखें तो वर्ल्ड में भी जब भी वॉर हुआ है ना, तो वॉर का इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक्चुअली पॉजिटिव असर पड़ा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है वो वॉर के सिनेरियो में और ओवर टाइम काम करना शुरू कर देती है। तो मेरे ख्याल से ये अगर गिरावट होती है तो ये अक्यूमुलेट करने का अवसर है, ना कि बाजार से दूर हटने का। ओके, राइट सर। मैं अब आऊँगा भट्टाचार्य सर, आपके पास आऊँगा। इस बीच बड़ी दिलचस्प एक्शंस हम देख रहे हैं एफआईआईज़ की तरफ से। इस समय आप हाउ डू यू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ सस्टेन्ड एफआईआईज़ इनफ्लो? सर बड़े शानदार लगातार नंबर आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? अगर एस्केलेशन थोड़ा सा हुआ तो एफआईआईज़ के सेंटीमेंट पर कुछ असर पड़ेगा, और अगर उससे कुछ हुआ तो मार्केट स्टेबिलिटी पर कुछ असर? देखिए, अगर इम्पैक्ट होगा तो भी वो क्षणिक होगा। एफआईआईज़ को एक चीज बहुत क्लियर है। पहली बात ये कि जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि 2-3 फैक्टर्स दुनिया जहां में अभी स्ट्रांग है। एक है ट्रम्प फैक्टर, जो उनके टैरिफ्स अलग अलग देशों में अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उनका एक इम्पैक्ट। उसमें अगर आप नेट लेखा जोखा देखेंगे तो उसमें इंडिया एक विनर के तौर पे नजर आता है। दूसरा, अगर आप देखें कि कौन सी इकोनॉमी पूरे दुनिया में ऐसी है जिनका कि डिपेंडेंस अपने खुद के डोमेस्टिक अर्निंग्स पे ज्यादा हो बनिस्बत की एक्सपोर्ट्स के, तो उस सूरत में भी इंडिया की जो पोजीशन है रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स अबाउट 16% ऑफ जीडीपी है, रेस्ट इज डोमेस्टिक अर्निंग्स। तो हमारा जो इकोनॉमी है काफी हद तक डोमेस्टिक अर्निंग्स पे निर्भर करता है। तो हम उस क्या बोलते हैं पढ़ने में भी काफी स्ट्रांग है। और तीसरी बार अगर आप देखें, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा रिलेटिव जो मिलिट्री माइट है वो काफी स्ट्रांग है, ये सबको पता है। इसलिए एक लेवल ऑफ एस्केलेशन के बाद वो उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होना डिफिकल्ट लगता है। एक ही दारोमदार, एक ही डिलेमा था ये सर्जिकल स्ट्राइक के पहले कि कहीं हम अति न कर दें। जो आज मोदी जी ने और जो हमारे आर्म फोर्सेस ने किया, एकदम कैलिब्रेटेड तरीके से जो रिस्पॉन्ड किया, वो एकदम काबिले तारीफ है, और जितना एज द डॉक्टर ऑर्डर जैसे कहते हैं उस तरीके से किया। तो इस माहौल में इंडिया की जो इकोनॉमिक स्थिति है रेस्ट ऑफ द ग्लोब के मुताबिक वो काफी स्ट्रांग है, और इसको ध्यान में रखते हुए एफआईआईज़ का रुख हमारे इकोनॉमी की तरफ ऑन नेट बैलेंस पॉजिटिव ही रहने वाला है। एक फाइनल बात मैं कहूंगा कि एफआईआईज़ का रुख काफी हद तक डॉलर आउटलुक पे भी डिपेंड करता है। देखिए, जब डॉलर अप्रिशिएट कर रहा था तब एफआईआईज़ में एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन जब से डॉलर डिप्रिशिएट करने शुरू किया है, जो कि एक ट्रम्प का एजेंडा है टू डू दैट, उस माहौल में इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ एलोकेशन जनरली ज्यादा बढ़ता है, ये देखने को मिला है। उस सूरत में भी इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया का सबसे पॉजिटिव आंकलन होना ये हमारे लिए पॉजिटिव है। सो नेट नेट मुझे ये लगता है कि एफआईआई का जो मूवमेंट होगा वो नेट बैलेंस, अगर आप थोड़ा सा भी 6-9 महीने का भी व्यू लें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया की पोजीशन रिलेटिवली अभी फ्रॉम ए मार्केट स्टैंड पॉइंट रीजनेबली सॉलिड है। अभी इस पूरे माहौल में 3 पॉजिटिव चीजें जो हुई हैं, जो कि एक ये कि देखिए पिछले 3 महीने में ऑयल प्राइसेस करीबन 25% का फॉल देखने को मिला है। करेक्ट सर, ये कंजम्पशन के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और तीसरा, जो रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। सो नेट नेट कंज्यूमर के पॉकेट में रिलेटिव डिस्क्रिशनरी इनकम एज वी गो टुवर्ड्स बैक हाफ ऑफ द ईयर काफी बढ़ने के आसार है। तो इसलिए मार्केट का जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ होगा वो दुरुस्त होगा। जो अर्निंग्स हैं, जो मैं कह रहा था कि थोड़ी सी अभी वीक हैं, इनको वापस आते आते 1-2 क्वार्टर समय और लगे, लेकिन उसमें उस समय का इंतजार है। बट अंडरलाइंग फंडामेंटल्स हमारे देश के काफी स्ट्रांग है, इसलिए मुझे ना तो डोमेस्टिक ना एफआईआईज़ में बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली सर। और 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपने बोली हैं वो वाकई में मद्देनजर रखने वाली बात है। इन तीनों अंडरलाइन फैक्टर्स को आप प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। ऑयल प्राइसेस 25% के आसपास के डाउन है, इन्फ्लेशन लगातार ठीक ठाक हो रहा है, और रेट कट जो हुए हैं और इनफैक्ट अभी होने भी हैं, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अभी और होंगे। तो इन सब से आप मान के चलिए कि आम आदमी की जेब में ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पैसा डालती हैं, तो आप उस हिसाब से भी मार्केट के असेसमेंट को ज़रूर कीजिए। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हम जरा और समझने की कोशिश करेंगे।
कि अगर माना एस्केलेशन हुआ भी तो अभी तो बता दिया है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में क्या रहेगा, बट एस्केलेशंस के भी हम इंटेंसिटी की टर्म्स में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया या थोड़ा बहुत एस्केलेशन हुआ, तो उस सूरत में आपको क्या करना है, उस एक स्ट्रैटेजी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिरोज जी, आपके पास आऊँगा। अब जिस तरह से पाकिस्तान अपने तेवर दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत नानुकुर उसकी चलती रहेगी, थोड़ा अपने घर में भी उनको दिखानी है, सूरत शक्ल दिखानी है कि साहब हम भी कुछ करेंगे, तो हो सकता है छिटपुट वो भी कुछ कोशिशें करें। हालांकि हमारी तो तैयारी पूरी है, बट मैं सेंटीमेंट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो शायद शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आपकी बड़ी फेमस है, जो आप बताते हैं इक्विटी डेट गोल्ड की स्ट्रैटेजी, ज़रा बता दीजिए उसका एक टाइम फ्रेम भी दे दीजिए, 2-3 महीने के आसपास का ही मैं मतलब पूछ लेता हूं आपसे, और उसमें एक बढ़िया एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सर, कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड, कितने रेशियो में? दीपक सर देखिए, 65% आपके लंबी अवधि के पैसा है अगर इक्विटी में नहीं है तो आप महंगाई को मात देना तो भूल ही जाएं। दैट्स व्हाई 65% इक्विटी। मेरा ये मानना है कि डेट के बदले गोल्ड बेहतर एसेट क्लास है। इक्विटी के मुकाबले गोल्ड नहीं कर पाता, और आप डेटा देखेंगे तो ये क्लियरली आता है कि बहुत सारे 5-5 साल के पीरियड्स हैं जहां गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दी, बट इक्विटी के साथ ऐसा नहीं होता। सो पॉइंट 1, 65% इक्विटी। अगर आपने डेट 35% रखना था तो आपको आधा आधा कर सकते हो, 15% गोल्ड और 20% डेट रख सकते हो। एटलीस्ट आधा डेट का हिस्सा गोल्ड में रखें, ना कि डेट में। दैट्स द रिकमेंडेशन। और कभी भी ये एक ऐसी इवेंट नहीं है जिसमें आपको टाइमिंग करने की जरूरत पड़े। मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, कई सारे क्लाइंट हैं जो पैनिक भी करते हैं। कोई स्टील नर्व्स होती है किसी की थोड़ी सी वीक, डगमगा जाता है उनका ईमान कि इक्विटी में रहूं कि नहीं रहूं। ऐसे समय में मैं उनको यही कहता हूं कि इक्विटी में रहें। इक्विटी में रहने में आपको इतना ही डर लगता है तो 22,000 21,800 तो गई थी। आज भी अगर आप हफ्ते 10 दिन, दीपक जी आपने कहा कि पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट भी करेगी, उनको भी अपनी आर्मी को, अपनी आवाम को शक्ल दिखानी है, तो वो कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे, हमारी तैयारी है। तो ऐसे अगर आपको 10-15 दिन में रिटेलिएशन की भी उम्मीद लगती है तो इतने सस्ते पुट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप आज 12-13 लाख 15 लाख भी खर्च करते हो तो 250 करोड़ का पोर्टफोलियो हेज हो जाता है 22,000 के नीचे अगले हफ्ते का। सो मैं ये कह रहा हूं कि इक्विटी से निकलने का तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता, बिकॉज इवन इफ यू विश टू हेज योर पोर्टफोलियो, इतना सस्ता हेज, 1 करोड़ रुपए के हेज के लिए आपको नॉट मोर देन 20-30 रुपीज लग रहे हैं। 22,000 का पुट खरीद लीजिए एक हफ्ते का, अगले हफ्ते का। अगर रिटेलिएशन पाकिस्तान ने करनी है तो अभी करनी है, अगले हफ्ते 10 दिन में। अगर कुछ कैटास्ट्रोफिक होता है, कुछ बहुत एस्केलेट होता है, तो 2 हफ्ते के लिए हेज करना है, ना के बराबर कॉस्ट में 0.1-0.2% कॉस्ट में हेज हो जाती है। बट इक्विटी से निकालने का तो बिल्कुल ना सोचे कोई भी। आपको जितना भी डरा रहा हो, 21,000 22,000 पे भी लोगों ने डराया कि ट्रंप साहब ने ट्रेड वॉर कर दिए, अब 20,000 हो जाएगी, 19,000 हो जाएगी। बट हम ऑलरेडी 4 लाख करोड़ वापिस कर चुके हैं FII को, वैल्यूएशन के बहाने वापिस कर चुके हैं। अगर ना किया होता और आज ये ट्रिगर होता तो मार्केट शायद 3-4% गिर जाती, बट 4 लाख करोड़ वापस करने के बाद ये खबर आए तो उस खबर में इतना दम नहीं है फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। सो प्लीज स्टिक टू 65, 20 एंड 15 इक्विटी, गोल्ड एंड डेट रेस्पेक्टिवली। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए निवेश की स्ट्रैटेजी, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। सिन्हा सर, आपके पास आऊँगा। थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई थीम बनती हुई नज़र आ रही है सर, बहुत लोग डिफेंस स्टॉक्स को अप्रोच करने की हिदायत देते हैं गिवन देयर सेंटिमेंटल बूस्ट, बट ऐसा भी लगता है कि डीप वैल्यू पोस्ट ऑपरेशन थोड़ा सा उसमें लैक उसमें हो रहा है। अभी आपका असेसमेंट क्या है ख़ास तौर से डिफेंस सेक्टर में, और उसके अलावा भी अगर कोई सेक्टर में स्पेसिफिक आपको लग रहा है कहीं थीम बन रही है तो वो क्या होगी सर? तो देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इवेंट्स एंटीसिपेट करके पोजीशन पहले लेना चाहिए, और इवेंट होने के बाद अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। अगर आज के कंटेक्स्ट में मैं अगर आपको ये कहूं कि आपको आज डिफेंस के स्टॉक्स लेने चाहिए तो ये बिल्कुल गलत सलाह होगी, क्योंकि ऐसी गलती हाल ही के दिनों में हम लोगों ने किया जब हम लोगों ने
रेलवे के स्टॉक खरीदे बहुत ऊपर के वैल्यूएशन में, और उसके बाद आज तक वो स्टॉक्स वहाँ उस लेवल तक रिकवर नहीं कर पाए। अब पिछले एक महीने का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो डिफेंस का इंडेक्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है मार्केट का। तो मेरे ख्याल से डिफेंस ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने 3 महीने की स्टोरी है, वो लंबे समय की स्टोरी है और उस पर काफ़ी फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार की कितने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफेंस को, और वो कंपनीज कितने अच्छे से उनको एग्जीक्यूट कर पा रही है, और क्या हमारी डिफेंस कंपनी सिर्फ भारतीय ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट हैं या फॉरेन के भी ऑर्डर्स वो ले पाते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स का असर जो है वो डिफेंस स्टॉक्स पे पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि वॉर को मद्देनज़र रखते हुए आपको डिफेंस में अपना पोजीशन बढ़ाना चाहिए। रही बात कि इनसे अगर हम आगे देखें और हमें किन सेक्टर्स में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, तो देखिए जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है आज के माहौल में वो है एक्सटर्नल सेक्टर की, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड से संबंधित हैं या हमारे एक्सपोर्ट्स सर्विसेज एक्सपोर्ट से संबंधित है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी है। डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पर हमारी क्लैरिटी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आज के समय में डोमेस्टिक सेक्टर्स में आपको अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए, और हो सकता है तो अपनी पोजीशन जो है या तो बरकरार रखें या हल्की रखें जो कि आपकी फॉरेन ट्रेड से संबंधित है। इसमें मुख्यतः 2 ही सेक्टर हैं, एक तो आईटी और दूसरा फार्मा। आईटी में जहां तक डैमेज होना था मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हो गया, और ये डैमेज का एक कारण ये है कि ऐसा समझा जा रहा है कि यूएस इकोनॉमी जो है साल के सेकेंड हाफ में रिसेशन में स्लिप कर जाएगी। और ये क्यों करेगी? क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ का उनके इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन 90 दिन की पॉज के बाद मान लीजिए कि जो पूरी रूपरेखा बनती है टैरिफ की, वो अगर उतनी नेगेटिव नहीं होती है तो यूएस इकोनॉमी में कोई कमजोरी आने की संभावना नहीं है। इन विच केस आज के लेवल पर अगर आपको आईटी के स्टॉक्स मिल रहे हैं तो ये आपके लिए एक अक्वायर करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये है ये नहीं भूले इस तरह की वैल्यूएशन जो है हमें आईटी में पहले नहीं मिली थी। राइट सर, तो यह आईटी में नजर रखने का एक इम्पॉर्टेंट मौका है इस वक्त के लिए। भट्टाचार्य सर, जाते जाते आपके लिए कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपसे सलाह की दरख्वास्त है। फाइनली आप क्या सलाह देंगे जाते जाते? जी, मेरे ख्याल में मार्केट में प्रेजेंस बरकरार रखें। कुछ सेक्टर्स जैसे फ्यूचर में मैंने कहा कंजम्पशन, एक आईटी, और तीसरा जैसे मान लीजिए टायर्स, ऐसे कुछ चुनिंदे सेक्टर्स ऐसे हैं जो जिनमें कि करंट सिचुएशन उनके बेनिफिट में जाता है अगले 6, 9, 12 महीने में, एंड उस सेक्टर की तरफ रुझान रखें। और तीसरा बात, मेरे ख्याल से अगले 12 महीने स्टॉक पिकिंग का समय होगा एज अपोज टू बिग सेक्टोरल थीम्स। तो स्टॉक पिकिंग की तरफ ध्यान रखें। ये 3 का अगर ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल में अगले 6-12 महीने में पैसे बनने के अच्छे आसार हैं। चलिए साहब, तो ये है आपके लिए निवेश की रणनीति युद्ध काल में। युद्ध की रणनीतियां बनाना सरकारों का काम है, सेना का काम है, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन निवेश की नीति क्या हो, इसके लिए आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की थी। उम्मीद है आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच भट्टाचार्य सर, थैंक यू सो मच। फिरोज अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।